हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज है शिक्षक दिवस, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी मैराथन क्लास है, जिसमें आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपका अच्छा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन मैंने सारे टॉपिक को पेपर सेकंड के यहाँ पर नहीं रखा है। इसके अलावा अगर आपकी एक और मैराथन क्लास होगी तो उसमें जो टॉपिक बच जाएंगे वो सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। ये क्लास इंपॉर्टेंट है तो आप इसे पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आकलन का हो जाएगा, यानी कि असेसमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आकलन का अर्थ जो है, आकलन एक ऐसी सूचना है, यानी कि आकलन इन्फॉर्मेशन है जो शिक्षा देने के लिए अध्यापक अपने छात्रों की सूचना को इकट्ठा करता है। इस सूचनाओं को संकलित करने की प्रक्रिया क्या है, आकलन होती है। जो कि आकलन है ये एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है और एग्ज़ाम के पहले भी हो सकता है। हम यह ज्ञात करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को भी क्या सिखाना बाकी है, या फिर उन्हें क्या चीज़ें अभी और सिखाई जा सकती हैं। तो यह क्या है, आकलन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि बच्चों को भी और कितना सिखाना है या बच्चा किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम में 90 मार्क्स लेकर आता है, तो हमें ये पता चलेगा कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और उसे अब उस पर कम ध्यान देने की थोड़ा सा ज़रूरत है। लेकिन अगर वहीं वह 30 मार्क्स गेन करता तो ये पता चलता कि बच्चा जो कमज़ोर है, बच्चे को भी और बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं परीक्षा के द्वारा। आकलन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है योगात्मक, एक होता है निर्माणात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये हमारे पठन पाठन के दौरान ही चलता रहता है। मतलब जब टीचर का मन करेगा वो कभी भी 1 यूनिट का टेस्ट ले सकता है, कभी चाहे तो वह एक टॉपिक का टेस्ट ले सकता है। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये हमारी पढ़ाई के दौरान ही चलता रहता है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो पूरा सिलेबस फिनिश होने के बाद जो हमारी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जिसे हम वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्ज़ाम भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद भी बच्चों का आकलन किया जा सकता है कि बच्चे ने कितना सीख पाया या अब उसने क्या क्या चीज़ें उसमें मतलब वो वृद्धि किया कहाँ तक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिएगा, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया मानी जाती है, जिससे हम परीक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रदर्शन का आकलन करते हैं कि बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा है। इसके अलावा वे छात्रों के कौशल ज्ञान और दृष्टिकोण से संबंधित डेटा एकत्र करने में भी मदद करता है। सूचनाएं हम इकट्ठा कर सकते हैं बच्चों के बारे में, उसका फीडबैक जान सकते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ने में कैसा है और उसे अभी कितना और सिखाना है। अगर वह पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसे और भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें वे छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है किसी क्षेत्र में तो उसे और बेहतर भी बनाया जा सकता है। आकलन विभिन्न प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। तो इस प्रकार से आकलन जो है ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आकलन की परिभाषा देख लीजिए, एलन के अनुसार दी गई है कि आकलन में कार्यक्रमों को परिष्कृत करने और छात्रों के सीखने में सुधार करने के लिए छात्र के सीखने पर प्रयोगात्मक डेटा का उपयोग जो है ये शामिल होता है। आगे है आकलन, यानी कि असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को, यानी कि लर्निंग को या सीखने को किस लेवल तक सीख पाया है, या उस लेवल में जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वह ग्रहण कितना कर पाया है, कितना उसमें समर्थ रहा है। देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग एक ही समान की प्रक्रिया होती हैं, लेकिन मूल्यांकन जो है ये व्यापक शब्द होता है। इसमें सभी चीज़ों का आकलन किया जाता है, गुणों का आकलन, सभी गुणों का आकलन। इसमें शारीरिक गुण भी शामिल होते हैं, नैतिक गुण, मानसिक गुण, सारे गुण मूल्यांकन में शामिल होते हैं। लेकिन आकलन जो है ये इतना व्यापक शब्द नहीं है, इसमें हम कम पैमाने पर यह किया जाता है। तो आकलन मूल्यांकन लगभग सेम है, लेकिन आकलन जो है ये थोड़ी छोटी प्रक्रिया मानी जा सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों की प्रगति का स्तर पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन अधिगम को सरल और सुगम बनाने का कार्य करता है।
आकलन से यह पता लग जाता है कि बालक कहाँ पर समझता है तथा कोई ऐसा भी तथ्य हो सकता है जो बच्चों को समझने में असमर्थ है, मतलब बच्चा नहीं समझ सकता है। तो इस बात का पता भी हम आकलन के द्वारा लगा सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आगे देखिएगा आकलन की प्रकृति क्या है। आकलन सीखने की प्रक्रिया के साथ एक मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह यह अध्ययन और शिक्षण के पाठ्यक्रम के साथ एकजुट होता रहता है। छात्रों की प्रगति पर नजर रखने के लिए अध्ययन के उपलब्धि पाठ्यक्रम एक निरंतर भूमिका निभाते हैं। साथ ही टीचर और स्टूडेंट अध्ययन के पाठ्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करने के लिए काम निरंतर करते रहते हैं कि उन्हें एक अच्छा परिणाम मिल सके, एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। कक्षा की समीक्षा शिक्षकों को सीखने वाले छात्रों का लगातार पता लगाने में मदद करता है। यह छात्रों को एक छात्र के रूप में उनकी सुधार की गणना देता है और सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को करीबी परीक्षा का मौका प्रदान करता है। अब आगे है आकलन के कुछ प्रतिमान। आकलन के 3 प्रतिमान माने गए हैं। पहला है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, और तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। तो ये सारे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है अधिगम के लिए आकलन, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब हम पहले जब एग्ज़ाम से पहले ही जब हमने प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करी है पठन पाठन की, उसके पहले ही हम यह जान लें कि हमें आगे क्या क्या सीखना है, क्या क्या सुधार करना है सीखने में। तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। मतलब अभी लर्निंग हुई नहीं है, उसके पहले ही आकलन होगा। अधिगम के लिए आकलन मतलब लर्निंग के लिए आकलन होगा। यह अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सिखाने के समय ही बच्चों का आकलन किया जाता है। जब बच्चा सीख रहा होता है उसी समय इसका आकलन होता है। इससे उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों की बुक में पहले ही दिया होता है कि हमने क्या सीखा, या हर लेसन के लास्ट में दिया होता है कि हमने क्या सीखा। तो इस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, उसी के साथ साथ उसका आकलन भी हो रहा है कि उसने कितना सीखा। तो इसे देने का उद्देश्य यही होता है कि किसी चीज़ को पढ़कर या समझकर बच्चे ने क्या सीखा, यही क्या है अधिगम के लिए आकलन है। यानी एक फीडबैक की तरह होता है। जैसे एक लेसन आपने पढ़ा दिया, एक पाठ आपने पढ़ा दिया, उसके नीचे लिखा है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा। तो इससे क्या होगा, बच्चा भी उत्साहित रहेगा, उसके अंदर उत्सुकता बनी रहेगी कि अभी टीचर हमसे पूछेंगे कि हमने क्या सीखा तो हम क्या बताएंगे। तो इसलिए वह ध्यान से पढ़ता भी है जिससे वह लास्ट में बता सके। तो इससे हम क्या करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, यह बच्चों से ज़्यादा टीचर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके द्वारा बच्चों में एक उत्सुकता बनी रहती है कि हमसे अभी पूछेंगे टीचर कि हमने क्या सीखा। तो इससे सुधार भी किया जा सकता है। अगर आप पूछ लेंगे उसी समय पाठ पढ़ा करके, उसके बाद आप पूछ लिए, तो आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चे ने हाँ कितना सीखा, या फिर बच्चे को अभी फिर से इसे पढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला है अधिगम का आकलन। यह प्रक्रिया जो होती है ये पूरे अधिगम पूरा होने के बाद होता है। मतलब इसे आप समेटिव या एनुअल एग्ज़ाम की तरह भी ले सकते हो। मतलब जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जब आप पूरा सिलेबस फिनिश कर दोगे, उसके बाद पता लगाओगी कि बच्चों ने क्या क्या सीखा या बच्चा कहाँ तक पहुँच पाया है। सामान्यतः वार्षिक परीक्षा जो है एनुअल एग्ज़ाम इसी का हिस्सा है, और इसे हम समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, जो कि जजमेंटल होता है। तो ये अधिगम का आकलन था। अब देखिएगा अधिगम के रूप में आकलन क्या है और अधिगम में आकलन क्या है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन का उपयोग किया जाता है। यह टीचिंग लर्निंग की एक नई अप्रोच है जिसमें बच्चों को खुद करने का सीखने का मौका दिया जाता है। बच्चा खुद करके सीखेगा तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। जैसे अधिगम के रूप में आकलन के अंतर्गत बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं जिससे उन्हें लगे कि वह भी कुछ कर सकता है, और टीचर का काम सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है। जबकि अधिगम में आकलन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत बच्चों को करके सीखने के मौके इसमें भी दिए जाते हैं। जैसे उन्हें अंकुरण के बारे में बताया पहले, और फिर उनसे कहा कि बच्चे जो हैं वो घर से बीजों को अंकुरित करके लाएं। इससे क्या होगा, जब बच्चा खुद करके सीखेगा ना तो उसे यह पता चलेगा कि उसने कितना सीखा है। अगर एक बार वह बीजों को अंकुरित करना सीख गया तो उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने बीज को अंकुरित करना सीख लिया। अगर उसने नहीं सीखा, कई बार प्रयास किए, फिर उसे जब पता चल जाएगा कि उसने नहीं सीखा तो फिर से सीखने का प्रयास करेगा और टीचर से फिर पूछेगा। तो ये चीज़ें होती हैं अधिगम के रूप में आकलन, ये चीज़ें। तो अब देखिएगा हमारा अगला टॉपिक मापन का है, यानी कि
मेज़रमेंट का। तो मापन क्या होता है? मापन जो है ये सिर्फ अंक देने की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आप एग्ज़ाम देंगे बीएड का, उसके बाद आपका मार्कशीट आएगा। तो मार्कशीट में क्या होगा? पेपर फर्स्ट का अंक दिया होगा कि आपने कितने में से कितने अंक पाए, और पेपर सेकंड में, इसी प्रकार से सारे पेपर का अंक आपको दिया होगा। तो वही अंक क्या है? वो मापन की प्रक्रिया है, उसमें सिर्फ अंक दिए जा सकते हैं। मापन जो है ये सभी जगह व्याप्त है, हर जगह प्रचलित है। हर दिन प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, किसी प्रकार का मापन करता ही रहता है। जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ दूध वाला आता है, तो दूध वाला पढ़ा लिखा भी हो सकता है, नहीं भी पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन वह दूध बेच रहा है तो वह लीटर में माप करके ही तो आपको दूध देगा। तो ये सारी चीज़ें होती, मतलब हर जगह मापन जो है ये चल ही रहा होता है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि मापन एक बहुपरिचित शब्द है, सभी लोग इससे परिचित हैं तथा यह दैनिक जीवन के व्यवहार में अत्यंत उपयोगी है, अर्थात व्यवहार उपयोगी और बौद्धिक प्रक्रिया मानी जाती है। मापन के अवधारणा का संबंध केवल मूर्त से ही नहीं बल्कि अमूर्त धारणाओं से भी है। मूर्त का मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं, अमूर्त का मतलब जो चीज़ हम नहीं देख सकते उसका भी मापन हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वर्तमान युग में बुद्धि का मापन किया जा सकता है। बुद्धि को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि का मापन किया जाता है। किसी का आईक्यू कितना है ये चीज़ पता लगाया जाता है, इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। तो ये चीज़ें आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। बुद्धि का जो मापन है इसका एक फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। तो इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कोई बच्चा इसका आईक्यू कितना है। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन बुद्धि को हम देख तो नहीं सकते, या अमूर्त है। उसी प्रकार मानसिकता का मापन भी होता है। मानसिकता को हम नहीं देख सकते, किसी का मानसिकता किसी की कैसी है, कोई कैसा सोचता है। अभियोगिता का मापन, अभिरुचि का मापन और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का मापन करने का कौशल भी मनुष्य ने प्राप्त किया है, जबकि ये चीज़ें क्या हैं? अमूर्त हैं, देखी नहीं जा सकती। आज मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में मापन शब्द का उपयोग अत्यंत सामान्य रूप से किया जाता है। वास्तव में मापन से अभिप्राय मात्रात्मक मूल्य से होता है। इसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण तथा सामान्य व्यवहार का वर्णन अंकों के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो मापन है यह मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, एक अंग है, एक छोटा सा अंग हो जाएगा मूल्यांकन का, जिसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ अंक देने की प्रक्रिया होती है। मापन की सिर्फ क्या होता है? अंक दिया जाता है लोगों का उपलब्धि जान करके। तो ये चीज़ें होती हैं मापन की। आगे देखिएगा इसकी परिभाषा। तो स्टीवंस ने कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एकमात्र प्रक्रिया है। हेल्म स्टेडलर ने कहा कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। गिलफर्ड ने कहा कि मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एकमात्र प्रक्रिया मानी जाती। तो ये सारी परिभाषाएं हैं। अब आगे अगला टॉपिक हमारा मूल्यांकन का है, यानी कि इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जो है ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, व्यापक रूप में होती है। इसके अंतर्गत ही मापन और आकलन सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो मूल्यांकन का हुआ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई ना, कि इसके अंदर मापन भी आ रहा है, इसी के अंतर्गत आकलन भी आ रहा है। मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब यह क्या करेगी? निरंतर चलती ही रहेगी। इसमें कभी रुकावट नहीं आएगी, जिससे किसी भी वस्तु की गुणवत्ता कितनी है या मूल्यांकन करने से हमें पता चल सकता है। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जानना चाहते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। मतलब हमें कोई कार्य अगर हम करने जा रहे हैं तो उसके पहले ही हम ये जान लेते हैं उसकी अच्छाई, मतलब हाँ ये कार्य हम कर रहे हैं तो इससे हमें लाभ क्या होगा या फिर हानि हमें क्या होगी। तो उसकी अच्छाई बुराई सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, तो उसका मूल्यांकन करते हैं। इसका मतलब जिससे हम क्या करते हैं? उसकी हर एक चीज़ों को जान लेते हैं, हर एक गुण को पहचान लेते हैं, जिससे हमें परिणाम भी अच्छा स्पष्ट होता है। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है यह मूल्यांकन करने पर ही ज्ञात होता है। तो ये प्रक्रिया जो है ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मान लीजिए एक उदाहरण आपको दें कि अगर कोई कहे कि किसी दिन 2 इंच वर्षा होती है, तो यह क्या है? यह मापन है, क्योंकि यहाँ पर हमने अंक दे दिया 2 इंच, ये अंक दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? मापन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मूल्यांकन का उदाहरण देखें तो किसी यात्री के पास, जिसके पास कोई छाता नहीं है, तो अगर वर्षा हो जाती है उसी समय तो उसके लिए तो वर्षा खराब होगी क्योंकि उसके पास छाता नहीं है। और अगर कोई किसान है जिसके लिए उसका खेत सूख रहा है तो उसके लिए तो वर्षा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया हमने? अच्छाई और बुराई सारी चीज़ें देख ली,
लेकिन हमने अंक नहीं दिया। तो ये क्या प्रक्रिया है? ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जिसमें हमने सब चीज़ें जान ली, अच्छाई भी जान ली, बुराई भी देख ली, सब कुछ जान लिया, लेकिन अंक नहीं दिया। तो ये क्या है? मूल्यांकन है। आगे देखिएगा, बालक को शिक्षण करा देना किंतु उसने सीखा कि नहीं, यह तो मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। ये वहीं अगर यह सही निर्णय देगा कि आपके द्वारा कराए गए शिक्षण को बालक ने यहाँ तक ग्रहण कर लिया या नहीं सीखा, यहाँ पर क्या कमी थी, ये सब उसका विभिन्न विधियों जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा आयोजित करके, सामान्य ज्ञान परीक्षण करा करके, उसका तर्क वितर्क जान करके, इन सारी चीज़ों से हम मूल्यांकन करने पर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी प्रकार का अंक नहीं प्रदान करेंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, सामान्य दृष्टिकोण से मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण में उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, यह ज्ञात करना कि बालकों ने कितना अधिगम किया, कितना व्यवहार में ढाला इसको ज्ञात करना। यदि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति और अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मतलब कोई अच्छी चीज़ हुई, मतलब अगर मान लिया कोई बच्चा 100 में से 90 अंक लेकर आया, तो क्यों लेकर आया, उसने कितना सीखा, और अगर वह 30 अंक लेकर आया तो इतना उसका कम अंक क्यों आया? ये सारी चीज़ें देखना क्या है? मूल्यांकन है। मतलब हर एक पहलू का ज्ञान कर लेना, हर एक चीज़ों का पता लगा लेना। उसने अच्छा किया तो क्यों किया, उसने बुरा किया तो क्यों किया, कहाँ से उसने चीज़ों को सीखी, या फिर हमें उसे और अभी कितना सिखाना है। तो हर एक पहलू को जान लेना क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसलिए हम इसे व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसका यह प्रक्रिया क्या है? बहुत ही व्यापक मानी जाती है। इसका कारण खोजना या अपेक्षित सुधार करना होता है। उपयुक्त तथ्यों को जिस विधि से जाना जा सकता है वही क्या है? मूल्यांकन है, जो आपने देखा। अब आगे देखिएगा, इसकी परिभाषा डोंडेकर के अनुसार है कि मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक ने प्राप्त उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किया है। अगली परिभाषा टारगेसन एवं एडम्स के अनुसार है, किसी भी वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करना मूल्यांकन है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने यानी कि लर्निंग करने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना होता है। कुठारी शिक्षा आयोग ने कहा कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक निरंतर क्रियान्वित रहने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलती रहती है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना जाता है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। अब देखिएगा, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में मूल्यांकन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो बालकों द्वारा सीखा गया है या नहीं सीखा गया है, बच्चों ने कितना सीखा है, और यदि सीखा गया है तो कितनी मात्रा में सीखा गया, अगर बच्चों ने सीखा है तो कितना सीखा है। ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात कर पाते हैं। और अपने अनुभव के उचित और अनुचित प्रभाव क्या हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा में मूल्यांकन का एक विशेष महत्व है। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानकारी भी कराना होता है। तो ये सारे उद्देश्य हैं। आगे देखिएगा, मूल्यांकन का सर्वप्रथम उद्देश्य जिसे मुख्य उद्देश्य की संज्ञा दी जा सकती है वह है छात्रों का वर्गीकरण करना। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में व्यापक व उचित संशोधन किया जाना, मतलब अगर पाठ्यक्रम में सिलेबस में कोई कमी है जिससे बच्चों को रुचि नहीं ले रहा है, बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो उसमें मतलब सिलेबस में भी हम संशोधन कर सकते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों के अधिगम संबंधी परिणाम को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। तो ये क्या था? मूल्यांकन था, जो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूअस का मतलब जो हमेशा चलता रहे, कंटिन्यूअस चलता रहे, तो वही क्या है? सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, मतलब कंटिन्यूअस। तो इसी प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत और नियमित रूप से किया जाता है। हमेशा उसका मूल्यांकन बच्चे का चलता ही रहता है, चाहे अनौपचारिक रूप से चले या औपचारिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से बच्चे का आकलन पठन पाठन के दौरान ही चलता ही रहता है हर समय। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सतत मूल्यांकन, मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें सीख रहा है, क्या क्या स्किल उसकी डेवलपमेंट हो रही है, नैतिक विकास उसका कैसा हो रहा है, शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, हर एक चीज़ों का उसी के साथ आकलन किया जाता है।
अब देखिएगा व्यापक मूल्यांकन क्या है। व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशल गुणों के विकास से होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी शामिल होते हैं, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। यह व्यापक शब्द है, तो मतलब क्या है, व्यापक मूल्यांकन मतलब बहुत बड़ा मूल्यांकन, हर एक गुणों को शामिल किया गया है इसमें। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है और वांछित परिवर्तन के लिए व्याप्त समय की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि ये सारे जो कौशल हैं, जो यहाँ पर गुण दिए गए हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मतलब शरीर का विकास तो एक ही समय या 2-3 घंटे में तो हो नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगता है। मानसिक विकास के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होगा और संवेगात्मक विकास के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए इसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें समय ज़्यादा लगता है। व्यापक आकलन, अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जा सकता है। तो लोगों से चर्चा करके, लोगों का ऑब्जर्व करके, उनका इंटरव्यू करके, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम व्यापक आकलन कर सकते हैं। अब अगला देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, कि बच्चे ने कितना प्रगति किया है, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना और प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना, सृजनशीलता या क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता लगाना, बच्चों को सीखने में कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यापन की उपयुक्त योजना बनाना और बच्चे की रुचि को जानना, ये सारे व्यापक और सतत मूल्यांकन के उद्देश्य हो जाते हैं। अब देखिएगा सेमेस्टर प्रणाली क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत किसी उपाधि विशेष के लिए निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6-6 महीने के कुछ खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। सेमेस्टर क्या होता है, जैसे सेमेस्टर जो है ये 6-6 महीने पर पेपर होता है। आपका पेपर जो है वो सेमेस्टर वाइज नहीं है, वो वर्ष में एक बार होता है, लेकिन सेमेस्टर परीक्षा होती है 6-6 महीने पर। बच्चों की परीक्षा क्या है, सेमेस्टर प्रणाली है, जिन्हें हम सेमेस्टर कहते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का शिक्षण करने के उपरांत परीक्षाएं आयोजित कर ली जाती हैं। उसका सिलेबस जो है 6 महीने का वो कवर कर दिया जाएगा, उसके बाद उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। स्पष्ट है कि सेमेस्टर प्रणाली में शिक्षा सत्र 1 वर्ष 2 वर्ष ना होकर के 6 महीने का होता है। मतलब उसमें 1 साल पर पेपर नहीं होता है, ना ही 2 साल पर, क्या होता है 6 महीने पर ही एग्ज़ाम उनका हो जाता है। और प्रत्येक 6 महीने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन, अध्ययन और परीक्षा सुनियोजित ढंग से इस 6 महीने की निर्धारित अवधि में ही संपादित की जाती है। उनका पाठ्यक्रम ही ऐसा होता है, मतलब उनका सिलेबस जो है वो इतना होता है कि 6 महीने में ख़त्म हो जाए। 6 महीने में जब वो चीज़ें पढ़ लेते हैं फिर उनकी परीक्षाएँ हो जाती हैं। लेकिन अगर मान के चले हाई स्कूल इंटर की, तो हाई स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो 2 सालों का है और इंटर का भी 2 साल का है। तो इस प्रकार से इनमें वार्षिक परीक्षाएं होती हैं या द्विवार्षिक परीक्षाएं होती हैं। और अगर वहीं बात कर लें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आपको क्या होता है, 3 साल में पेपर होता है, 3 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस प्रकार से ये परीक्षाएं होती हैं वार्षिक, द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक। लेकिन जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं या 6-6 महीने पर करवाई जाती हैं। अतः सेमेस्टर प्रणाली 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को 2 सेमेस्टर में, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर में और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को 6 सेमेस्टर में विभाजित कर देता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग अलग पाठ्य वस्तु निर्धारित रहती है, जिसे 6 महीने की अवधि के अंदर पढ़ाया जाता है और परीक्षा ले ली जाती है। यह परीक्षा पूर्णतः बाह्य और पूर्णतः आंतरिक अथवा बाह्य आंतरिक का मिला जुला रूप हो सकती है। सेमेस्टर प्रणाली वर्तमान में प्रचलित वार्षिक प्रणाली की कमियों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। सेमेस्टर प्रणाली के कई सारे लाभ भी हैं। देखिएगा, सेमेस्टर प्रणाली के सत्र की अवधि कम होने के कारण छात्रों को संपूर्ण सेमेस्टर अध्ययनरत रहना पड़ता है। मतलब हर समय वह पढ़ाई में रत रहता है। लगातार गहन अध्ययन करने के फलस्वरूप उनमें विषय वस्तु की समझ के साथ साथ आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता रहता है। जब वो परीक्षा दे देंगे 6 महीने की, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारा सिलेबस जो है वो अब कम बचा है। तो इस प्रकार से उनमें आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता रहता है। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक सेमेस्टर की परीक्षा परिणामों की परीक्षा किए बिना, मतलब उनकी परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, रिजल्ट का ना आना उसके पहले ही अगले सेमेस्टर का अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाता है। रिजल्ट की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, उसका इंतज़ार
इंतज़ार नहीं किया जाता है कि हाँ इस सेमेस्टर का रिज़ल्ट आए उसके बाद हम अगले सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि 6 महीने में ही हमारी परीक्षाएं हो जाएंगी, तो इसलिए वह रिज़ल्ट का इंतज़ार ना करके अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। परंतु सेमेस्टर प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जैसे छोटे छोटे अंतराल पर परीक्षाओं का आयोजन कराना प्रशासनिक दृष्टि से अपने आप में एक समस्या है। मतलब हर 6-6 महीने पर पेपर करवाना प्रशासन इसका मतलब जिम्मेदार होता है, तो इसलिए प्रशासन को दिक्कतें आ सकती हैं कि हर 6 महीने में चीज़ों को उपलब्ध करवाना, परीक्षाएं करवाना, वो भी सही ढंग से, उसमें कोई कमी भी ना हो, तो ये एक दोष भी हो जाता है। छात्रों की संख्या के कम होने पर तो वर्ष में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन संभव हो सकेगा, परंतु जब छात्र ज़्यादा हों तब वहाँ पर 1 साल में 2 बार परीक्षाएं कराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है प्रशासनिक तंत्र के लिए। तो ये सारे दोष भी हो जाते हैं। आगे देखिएगा, हाई स्कूल, इंटर अथवा स्नातक स्तर पर जहाँ छात्रों की संख्या लाखों और अनेकों हजारों में होती है, तो वहाँ पर वर्ष में 1 से अधिक बार बाह्य परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक परीक्षा के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। मतलब वहाँ पर क्या होगा कि सेमेस्टर परीक्षाएं कराना असंभव है। बार बार परीक्षा लेने के कारण सेमेस्टर प्रणाली अधिक खर्चीली भी हो सकती है। 1 साल में 2 बार परीक्षाएं कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें खर्च ज़्यादा आएगा। वहीं अगर साल में 1 बार पेपर कराया जाएगा तो वहाँ पर खर्च कम आएगा, तो ये खर्चीली भी मानी जाती है। शिक्षण के कुछ समय बाद ही परीक्षा लेने से बोध के स्थान पर स्मरण अधिगम की प्रवृत्ति बढ़ती है। आंतरिक परीक्षा को अधिक महत्व देने पर परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता या वैधता में कमी आ जाने की संभावना रहती है। अतः सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने से पूर्व उसके गुण और दोष पर समुचित विचार कर लेना चाहिए कि उसके दोष क्या है, उसके गुण क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसे लागू करने से पहले जान लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेमेस्टर प्रणाली के व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये क्या था, सेमेस्टर प्रणाली थी जिसको आपने देखा है। अब देखिएगा निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, मतलब ऐसे टाइप टेस्ट क्या है। तो निबंधात्मक परीक्षाएं जो आप लोग देते हैं, मतलब आप लोग क्या करते हैं, एक ऐसे की तरह टेस्ट देते हैं, खूब सारा लिखते हैं, जिसमें आप जो भी चाहें अपने मन से लिख सकते हैं, वह क्या है, निबंधात्मक परीक्षा है। निबंधात्मक परीक्षा का तात्पर्य उस परीक्षा से होता है जिसमें प्रश्नों की बनावट इस प्रकार की होती है जिनसे उनके उत्तर निबंध का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब आप लोग अगर बीएड में एग्ज़ाम देंगे तो एक निबंध का रूप धारण कर लेगा। मतलब 2 से 3 पेज में एक आंसर लिख देना, तो वो क्या है, निबंध ही तो है जैसा। तो निबंध का रूप धारण कर लेना ही क्या कहलाता है, निबंधात्मक परीक्षण कहलाता है। इसीलिए हम इसे निबंधात्मक परीक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें बालकों के सुलेख, अभिव्यक्ति, लेखन शैली, भाषा आदि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमें इस परीक्षा से यह पता चलता है कि बच्चे की अभिव्यक्ति कितनी है, बच्चा खुद से कितना सोच सकता है एक टॉपिक के बारे में, या वो लिख कितना सकता है, उसकी राइटिंग कैसी है, या भाषा पर उसकी पकड़ कैसी है। तो इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। मतलब जैसे आपकी परीक्षाएं होंगी तो टीचर यह पता लगा सकता है, जो मतलब जो कॉपी चेक करेगा कि बच्चा जो है वो उसकी राइटिंग कैसी है, दिखाई देगा बच्चा कितना सोच पाया है इस टॉपिक के बारे में, बच्चा कितना लिख पाया है, अधिक से अधिक उसकी भाषा शैली कैसी है। तो इन सारी चीज़ों का हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि लिखित परीक्षाओं में निबंधात्मक परीक्षाएं सबसे प्राचीन भी मानी जाती हैं और इनका प्रचलन बहुत समय पहले से चला आ रहा है, अतः इसे हम प्राचीन शिक्षा पद्धति और परंपरागत परीक्षाओं के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखिएगा आगे कि इन परीक्षाओं में प्रश्नों के अंकन में परीक्षक के दृष्टिकोण, स्वभाव और रुचि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, अतः इन्हें हम व्यक्तिनिष्ठ परीक्षाओं के नाम से भी पुकार सकते हैं। मतलब हर एक बच्चों का या हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होगा। मान लीजिए प्रश्न आपका एक ही है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो ज़रूरी थोड़े ना है कि हर बच्चा एक ही चीज़ एक ही जैसा लिखेगा। सबका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, कोई उसके बारे में क्या लिखेगा, कोई उसके बारे में क्या लिखेगा, एग्जाम्पल अलग अलग लिख सकता है। तो इस प्रकार से यह व्यक्तिनिष्ठ परीक्षा होती है। क्योंकि इन परीक्षाओं के प्रश्न के उत्तर बड़े बड़े और निबंधात्मक रूप में होते हैं, अतः इसे हम कभी कभी दीर्घ उत्तरीय परीक्षाएं भी कह सकते हैं। अब इसके गुण देख लीजिए कि तो इस परीक्षण में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों यानी कि निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग को अधिग्रहित करते हैं और इस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर भी सुनिश्चित होते हैं, इससे ये अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं।
ये परीक्षण व्यक्तिगत मूल्यांकन के दोषों से भी मुक्त है। इसके दोष भी है तो इनका अंकन अधिक वस्तुनिष्ठता से किया जा सकता है। ये छात्रों की उपलब्धि की अधिक व्यापकता से जांच करने में सक्षम होते हैं। आगे देखिएगा, इसकी हानियां भी कुछ हैं निबंधात्मक परीक्षण की। तो पहला है कि शिक्षकों में अनैतिकता। तो छात्रों की भांति टीचरों पर भी निबंधात्मक परीक्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी सफलता परीक्षाओं में उनके छात्रों के परिणामों के द्वारा मापी जाती है। अतः वे भी उपयुक्त शिक्षा प्रक्रिया की उपेक्षा कर छात्रों को अनैतिक तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण करने का प्रयास करते रहते हैं, मतलब नकल करवाते हैं। तो इस प्रकार से इस पर टीचरों का भी प्रभाव पड़ता है। टीचर परीक्षा में बच्चों की नकल करवाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ना शिक्षक ही रह जाता है और ना ही शिक्षण व्यवसाय शिक्षक का व्यवसाय ही रह जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक हानि होती है। यहाँ पर टीचर की अनैतिकता दिखती है हमें। अगला है अभिभावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अभिभावक केवल इस बात में रुचि लेते हैं कि उनके बालक कैसे भी हों, बस पास हो जाएं। तो वे अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में भी कोई रुचि नहीं लेते हैं। बस अभिभावक यह चाहता है कि मेरा बच्चा किसी न किसी प्रकार से पास हो जाए, बस। तो ये एक इसकी हानि होती है। अगला है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की उपेक्षा करना। तो निबंधात्मक परीक्षा का प्रमुख दोष यह है कि यह शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य से बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की उपेक्षा करते हैं। छात्र केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ते हैं और शिक्षक भी उन्हें केवल परीक्षा पास कराने के लिए ही पढ़ाते हैं। तो यह भी किसकी एक कमी हो जाती है। एक अच्छा उदाहरण ये दें कि अगर आपका बीएड का एग्ज़ाम है तो इसमें निबंधात्मक परीक्षण ही है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़े नहीं हैं, पूरा ईयर उन्होंने क्या किया है, सिर्फ घूमा है, पढ़ाई नहीं की है। तो वो क्या करेंगे, अपने टीचर को पैसा दे देंगे और कुछ पैसों के बलबूते वो क्या करेंगे, परीक्षा पास करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, ये किसकी कमी है। वहीं अगर टेट और सीटेट की बात कर लें तो अगर सीटेट सुपर टेट ऐसे एग्ज़ाम है तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कर सकता, उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो उसमें क्या है, कमियां थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। वहाँ पर भी है, ये घोटालेबाजी तो हर जगह होती है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है। तो ये आपको पता होगा कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मतलब ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, जो आपको मतलब जो एग्ज़ाम आपका होता है टेट या सीटेट का, उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो यही है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसमें हमें विकल्प दिया जाता है। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रयोग प्रत्येक विषय की नवीन परीक्षा प्रणाली के रूप में होता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इन परीक्षणों का प्रयोग अत्यधिक अब होने लगा है। इसका अर्थ देखिएगा तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का तात्पर्य उन परीक्षाओं से होता है जिनके प्रश्नों के उत्तर के मूल्यांकन पर परीक्षकों के दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जितने भी शिक्षक उसे जांच कर ले, मतलब कितने भी टीचर चेक कर ले, उसे रिजल्ट सेम ही आना है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर विकल्पीय एग्ज़ाम होता है, विकल्प आपको दिए जाते हैं, उसमें बच्चे ने अगर ए पर टिक लगा दिया है तो वह ए ही रहेगा आंसर। अब वो टीचर कितने भी टीचर को बुला लो, वो आंसर तो सेम ही है। तो उसमें टीचर को चाहे जितने भी टीचर उसे चेक कर ले, नंबर उसे उतने ही मिलने होते हैं। आगे देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का तात्पर्य उन लिखित या कागज पेंसिल परीक्षाओं या परीक्षणों से होता है जिनमें व्यक्ति निष्ठता से प्रभावित हुए बिना संपूर्ण पाठ्यक्रम के छोटे छोटे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो आपके होते हैं, तो जिसमें आपको विकल्प दिया जाता है, वही क्या है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं और पूर्णतया सत्य या असत्य पर आधारित होते हैं। मतलब अगर आपने ए या बी पर टिक कर दिया तो आपका यही सत्य है, उसमें कोई असत्य बात नहीं। अगर आपने ए विकल्प जो है वो गलत ऑप्शन है, उस पर आपने टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत ही माना जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह असत्य या सत्य पर आधारित होते हैं और इन सब विशेषताओं के कारण परीक्षकों को उनका मूल्यांकन करने में किसी
प्रकार की व्यक्तिगत छूट नहीं होती उसमें, चाहे कोई भी हो, मतलब सभी बच्चों को एक समान पेपर दिया जाता है और एक समान ही उनका टेस्ट उनका आंसर भी दिया जाता है, क्योंकि सबको वही प्रश्न दिए गए हैं। तो उसी प्रश्न में बच्चे ने जो टिक लगाया, जिस पर टिक किया उसको उतना मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें कोई व्यक्तिगत प्रकार की छूट नहीं दी जाती है कि हाँ इन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा लिखी। जैसे आपका निबंधात्मक टेस्ट है तो हो सकता है किसी को ज़्यादा अंक मिलेंगे, किसी को कम अंक मिलेंगे, किसी ने एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से लिखा है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत रूप से है। लेकिन उसमें क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में व्यक्तिगत रूप से कोई भी छूट नहीं दी जाती। जितना आपने सही किया है तो वो सही है, जितना आपने गलत कर दिया वह गलत माना जाएगा, चाहे उसमें कोई भी हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण और लाभ क्या है। तो विश्वसनीयता होती है, इससे वस्तुनिष्ठता होती है। ये चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा भी है। अगर इसकी हानि की बात करें, मतलब दोष की बात करें, तो इसके निर्माण में कठिनाई भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक साथ इसकी परीक्षाएं करवाई जाती हैं। जैसे टेट का पेपर है या सुपर टेट का पेपर है, तो इसमें लाखों करोड़ों बच्चे बैठते हैं एक साथ, तो इसका निर्माण करने में कठिनाई भी आ सकती है। तो यह इसका एक दोष है। व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा यहाँ पर होती है। व्यक्तिगत तरीके से बच्चों को नहीं देखा जाता कि छात्रों की सोचने की क्षमता कितनी है, या फिर उनका तर्क वितर्क करने का कैसा निर्णय है। भले ही वो पढ़ने में अच्छे हों, लेकिन अगर उन्होंने एक प्रश्न पर गलत टिक लगा दिया तो लगा दिया, वो चाहे कितने भी अच्छे हों। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा यहाँ पर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अधूरी सूचना होती है, इसके द्वारा छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर भी बच्चा अगर तुक्का लगा लेगा तो भी उसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर बच्चे को अधूरा ज्ञान है फिर भी वह पास हो सकता है। भाषा ज्ञान की उपेक्षा भी यहाँ पर की जाती है। बच्चे को मान लीजिए बहुत अच्छा उसकी राइटिंग है, उसको भाषा ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उसको लिखना भी नहीं है और ना ही उससे उसकी राइटिंग का पता चलेगा, ना ही उसकी भाषा का पता चलेगा। तो इससे क्या है कि भाषा ज्ञान की उपेक्षा हो जाएगी। अगला है अनुमान या धोखा। तो इन परीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर को देखकर यह ज्ञात नहीं हो पाता कि छात्रों ने अपनी वास्तविक बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उत्तर दिया है। मतलब उसमें नकल करना भी सरल है। उसने क्या किया कि सिर्फ तुक्का लगा दिया तो उसका आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार से यह एक धोखा या अनुमान भी कहला सकता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके दोष अथवा हानि हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जो मैराथन क्लास थी। इसमें हमने कई सारे टॉपिक को देखा है। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, अपना डाउट क्लियर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।